नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में कहानी सुन रहे हैं बेंगलोर की। और यह कहानी जो है 21 सितंबर 2024 की है, इसी महीने की है। 21 सितंबर 2024 को बेंगलोर में एक वैली कबल पुलिस स्टेशन लगता है। उसी पुलिस स्टेशन में एक अपार्टमेंट में लोगों को सुबह सुबह जो है दुर्गंध बदबू महसूस होता है। और बदबू इतनी तेज थी कि लोग परेशान हो जाते हैं। जितने भी उस फ्लैट उस अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, पहले तो यह सोचते हैं कि बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन सारे लोगों का निगाह जो है उसी फ्लैट के एक जो कमरा रहता है उसी कमरे पर जाकर टिक जाती है। फिर जो है लोग वहाँ उस कमरे के पास पहुँचते हैं, देखते हैं कि ताला लगा हुआ है। फिर उस अपार्टमेंट के जो मकान मालिक रहते हैं, सारे लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं और फिर कांटेक्ट करने के बाद उस घर का जो है चाबी मिलता है। तब तक उन्हीं अपार्टमेंट से कुछ लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि जिस तरह से बदबू दुर्गंध आ रहा था उस कमरे से, लोगों को ऐसा कुछ न कुछ अनहोनी का आशंका पहले ही हो गया था। तब तक पुलिस भी पहुंच जाती है और उसके बाद फिर जो है मकान मालिक के द्वारा दिए हुए चाबी की मदद से उस कमरे को 21 सितंबर के ही दिन 11 बजे के करीब में खोला जाता है। और जब कमरे को खोला जाता है, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो बदबू दुर्गंध इतनी तेज थी कि कोई भी आम आदमी तो छोड़िए, जो पुलिस की टीम रहती है वह भी घर में जो है प्रवेश नहीं कर पाती है। वे लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन तब तक फिर जो है पुलिस फॉरेंसिक की टीम को भी बुला लेती है। फॉरेंसिक की टीम आती है, वे लोग और पुलिस लोग के जो लोग रहते हैं उस कमरे में दाखिल होते हैं। लेकिन बदबू इतनी तेज इतनी भयानक थी कि वहां पर 1 मिनट भी वे लोग ठहर नहीं पाते। फिर मास्क मंगाया जाता है, डबल मास्क पहन करके सारे फॉरेंसिक की टीम और पुलिस जो है उस कमरे में दाखिल होती है। और जब कमरे में दाखिल होती है तो उस कमरे का तफ्तीश करती है कि कहाँ से बदबू आ रहा है। चारों तरफ खून के छींटे थे और बहुत जगह जो है मांस के टुकड़े भी थे। तभी जो है पुलिस वालों को जो है एक फ्रिज दिखता है और उस फ्रिज से ही बदबू आ रही है, ऐसा उन लोगों को अंदेशा होता है। और जब पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम उस फ्रिज के पास पहुंचती है तो खोलती है तो देखती है कि उसमें किसी शख्स का शव जो है टुकड़ों में किया हुआ रखा हुआ है। और बदबू और ये सारा चीज जो है देखने के बाद पुलिस वालों का हिम्मत नहीं होता। फिर जो है सरकारी हॉस्पिटल से जो लोग रहते हैं जो पोस्टमार्टम का चीर फाड़ करते हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है उस सारे बॉडी को बाहर निकालने के लिए। उसके बाद फिर जो है सारा उस बॉडी को निकाला जाता है। जो फॉरेंसिक की टीम रहती है वह सारा मौका वारदात पर सारी चीज और फिंगरप्रिंट और बाकी किस चीज से उस शव का कटिंग किया गया है वो सारी चीज जो है पता करने का कोशिश करती है, सारी चीज का नमूना लेती है। तब पुलिस जो है मकान मालिक से पता चलता है कि जो वहां पर उस कमरे में जो शख्स रहता था वह एक लड़की थी जिसका नाम महालक्ष्मी था। पुलिस जो है उस महालक्ष्मी का बारे में सारा जानकारी प्राप्त करती है तो पता चलता है कि महालक्ष्मी के जो है माँ और बहन उसी बेंगलोर में ही उसी जो अपार्टमेंट रहता है उससे कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। पुलिस जो है उनके माँ और बहन से कांटेक्ट करती है और पता चलता है कि महालक्ष्मी भी शादीशुदा थी और उसका पति भी जो है उसी बेंगलोर में ही किसी दूसरे इलाके में रहता है। पुलिस जो है अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है और उधर जो है सारा जो बॉडी को पैकिंग करके फॉरेंसिक की टीम पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो महालक्ष्मी थी उसकी माँ और बहन बताती है कि 2019 में हेमंत दास से महालक्ष्मी का शादी हुआ था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक अच्छा करियर और अच्छी लाइफ के लिए वे लोग जो है उत्तराखंड से यानी नेपाल से बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पर कमाने लगते हैं। 2019 में इन लोगों का शादी हुआ था। 2023 में तक सब चीज ठीक ठाक चलता है। इन लोगों का एक बेटी भी होती है। लेकिन 2023 में इन लोगों के बीच जो है रिलेशन खराब होने लगता है। दरअसल हेमंत दास को जो है यह शक हो जाता है कि महालक्ष्मी का अफेयर जो है वह अशरफ नाम के एक शख्स से है जो कि उसी के साथ मॉल में काम करता है। बताते चले कि जो है महालक्ष्मी एक मॉल में सेल्समैन का काम करती थी और हेमंत दास जो है वह भी किसी दूसरे मॉल में मोबाइल की शॉप पर जो है काम करता था। इस तरह से वे लोग अपना दोनों पति और पत्नी काम करते थे 2023 तक, जब सब चीज ठीक ठाक चलता है। इसी दौरान एक
बेटी भी उन लोगों का होती है। लेकिन 2023 में इन लोगों का रिलेशन जो है खटास आने लगता है। हेमंत दास को महालक्ष्मी का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक होता है, इस बात को लेकर इन लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तभी दोनों डिसाइड करते हैं कि वे लोग अलग अलग रहेंगे। महालक्ष्मी जो है उसी बेंगलोर में किसी दूसरे इलाके में किराए के मकान में रहने लगती है और मॉल में ही सुबह 9:30 बजे से रात को 10, 10:30, 11 बजे तक उसका ड्यूटी रहता था और वो अपना काम करने लगती है। हाँ, जो बेटी थी उसका जो वह अपने पिता हेमंत दास के साथ रहती थी और महीना में 1-2 दफ़ा जो है महालक्ष्मी अपने बेटी से मिलने जाया करती थी। सारा चीज़ जब पुलिस को पता चलता है और उस महालक्ष्मी की माँ और बहन से भी सारा चीज़ जानकारी जब पुलिस प्राप्त करती है, तो पुलिस जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जो कत्ल हुआ, इस तरह से इतना घिनौना कांड, तो पूछेगी कि आपको किसी पर शक या फिर किसी पर आपका जो है शंका कि जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया। तो बस जो हेमंत दास जो महालक्ष्मी का पति रहता, वह 4 नाम राजन, शशिधर, सुनील और अशरफ, इन 4 लोगों का नाम लेता है जिस पर जो है उसको कत्ल का, इस घटना को, वारदात को अंजाम देने का शक होता है। दरअसल ये चारों लोग जो है कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ महालक्ष्मी ने काम किया था वहाँ पर ये लोग काम करते थे और इन लोगों से महालक्ष्मी का जो है नज़दीकियाँ बढ़ी थी। ये सारी चीज़ें हेमंत दास को पता थी और कहीं ना कहीं इसी के कारण जो है हेमंत दास महालक्ष्मी से अलग होने का डिसीजन 2023 में लिया था। पुलिस अपना तफ्तीश करते रहती है। बाकायदा हेमंत दास उसका पूर्व पति था, उस पर भी पुलिस को शक होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा शक करने लायक उसी के ऊपर था, क्योंकि 2023 से वो अलग रह रहा था। बेटी भी जो थी उसी के साथ रह रही थी। पुलिस उससे भी बात करती है। सारा चीज़ जो चारों लोग रहते हैं जिस पर हेमंत दास ने शक जाहिर किया था, उसके माँ और बहन ने भी शक जाहिर किया था, उन लोगों को भी पुलिस एक एक करके पूछताछ करती है। बाकायदा कई टीमें इस केस में लग जाती है क्योंकि यह एक ऐसा केस बन गया था 21 सितंबर के पास कि बेंगलोर के हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल, हर इलाके में, हर मोहल्ले में इसी केस का जो है जिक्र होता है। कुछ टीमें जो है जहां महालक्ष्मी काम करती थी वहां पर जा करके पूछताछ करती कि वह किस तरह की लड़की थी, कब से नहीं आ रही है, सारा चीज़ पता करती कौन कौन उस महालक्ष्मी के नज़दीक में थे, कांटेक्ट में थे। महालक्ष्मी के कमरे से उसके 100 के टुकड़े के अलावा जो है पुलिस को एक मोबाइल फ़ोन भी मिला था। अब पुलिस जो है उस मोबाइल फ़ोन का CDR डिटेल्स, सर्विलांस डिटेल्स, सारा चीज़ निकालती है और इधर कई टीमें जो है अलग अलग दिशा में इस केस के ऊपर काम करती है, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिलता है। तभी पुलिस को जो है एक मुक्ति रंजन नाम का शख्स के बारे में पता चलता है और वह तब पता चलता है जब पुलिस जो है महालक्ष्मी का कॉल डिटेल्स पता करती है। महालक्ष्मी के मोबाइल का कॉल डिटेल्स खंगालती है तो पता चलता है कि मोबाइल जो है 2 तारीख की रात से बंद है, यानी 2 तारीख को ही महालक्ष्मी का कत्ल हो गया था। उसके बाद फिर जो है ना ही उस पर कोई कॉल आया था और ना ही उससे कोई कॉल गया था। तो पुलिस अपना इस एंगल से तफ्तीश बढ़ाती है। तब तक पोस्टमार्टम होने के बाद जो 100 के टुकड़े रहते हैं वह उसके परिजनों को दे दिया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। बाकी इस केस में जो है पुलिस अपना काम करते रहती है। तभी कॉल डिटेल्स से जो है पुलिस को यह पता चलता है कि एक मुक्ति रंजन नाम का शख्स था जिससे 2 तारीख को महालक्ष्मी का बात हुआ था और अक्सर उस नंबर पर जो है महालक्ष्मी का ज़्यादातर हाल के महीनों में बात हुआ करता था। अब पुलिस उस मुक्ति रंजन का पता करती है तो पता चलता है कि मुक्ति रंजन भी उसी मॉल में काम किया करता था एज अ टीम लीडर। पुलिस उसका एड्रेस पता करती है और उसके बाद फिर जो है पता चलता है कि उसका एक भाई भी जो है उसी बेंगलोर में रहता और उसी भाई के साथ जो है मुक्ति रंजन रहा करता था। पुलिस उसके भाई को उठाती है और पूछती है कि मुक्ति रंजन कहाँ है। शुरुआत में उसका भाई कुछ उतना ज़्यादा बताता नहीं है, बस इतना ही बताता है कि वो गांव गया है, बेंगलोर छोड़ दिया है और अपने गांव पर घूमने गया है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, क्योंकि और कोई भी एंगल पुलिस को आगे नहीं बढ़ा रहा था और लास्ट कॉल भी जो है मुक्ति रंजन को ही किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस मुक्ति रंजन पर पूरी तरह से शक का अपना जो है पॉइंट बैठा दी थी। और जब कड़ाई से पुलिस जब मुक्ति रंजन के भाई से पूछताछ करती है तो उसका भाई टूट जाता है। उसका भाई बताता है कि दरअसल मुक्ति रंजन ने ही 2 तारीख को महालक्ष्मी का कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद वो आया था और यह बोला था कि मेरे से गुनाह हो गया है और उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया है। और उसके बाद उसने यह कहा है कि बेंगलोर में रहना उसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए वह फिर जो है अपने गाँव निकल जाता है। पुलिस को जैसे ही यह सारी चीज़ें पता चलती है, मुक्ति रंजन का मोबाइल नंबर पता चलता है, पुलिस जो है उस
का कॉल जो है उसका फ़ोन सर्विलांस पे लगा देती है। अब पुलिस को सारा चीज़ उस मुक्ति रंजन का एक्टिविटी को पता चलता है कि वह बेंगलोर से भुवनेश्वर और फिर भुवनेश्वर से वेस्ट बंगाल की तरफ उस गया है, लेकिन पुलिस को एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रहा था। अब पुलिस के पास कातिल का चेहरा भी था, नाम भी था, उसका कॉन्टेक्ट नंबर था, उसका हुलिया भी था और लमसम उसका लोकेशन भी था, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पर है पुलिस को यह पता नहीं था। पुलिस की कई टीमें मुक्ति रंजन को पकड़ने के लिए बेंगलोर से निकल जाती है, लगभग 22 तारीख 23 तारीख को ही। और फिर जो है कुछ टीमें भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर उसका गांव था, जो भोईनपुर गांव है, वहां पर उसका मुक्ति रंजन का गांव था, वहां पर भी कई टीमें दबिश दी रहती, लेकिन वहां जाने में पता चलता है कि मुक्ति रंजन वहां आया था और निकल गया है। और पुलिस को जो है उसका मोबाइल लोकेशन बंगाल मिलता है, कुछ टीमें बंगाल की तरफ जाती है और मुक्ति रंजन भी पहले भुवनेश्वर गया था, उसके बाद फिर जो है वह बंगाल गया और वहाँ कुछ समय रहने के बाद फिर उसका मन हुआ कि अपने गांव जाने का। फिर वह वापस अपने गांव 24 तारीख को आता है रात में, और 24 तारीख को आने के बाद घर में किसी को कुछ पता नहीं कि उसने कत्ल करके बेंगलोर में इस तरह का वारदात को अंजाम दे करके आया है। और फिर जो है रात भर सोता और सुबह अर्ली 4 बजे उठता है और फिर घर से 1-2 किलोमीटर दूरी पर जा कर के कब्रिस्तान के पास जो है खुदकुशी कर लेता है और बाकायदा वो अपना सुसाइड नोट लिखता है कि बेंगलोर में जो कत्ल हुआ, जो वारदात हुआ है महालक्ष्मी का, उसका उसी ने उस वारदात को अंजाम दिया। सुबह होता है, लगभग 7 बजता है, वहां से जो गुजरने वाले राहगीर देखते हैं कि पेड़ पर जो है एक शख्स खुदकुशी किया हुआ है। आनंद फानंद में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस भी तुरंत मौके पर वारदात पर पहुंचती है और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बाद में जब नजदीकी थाना जो है घुसरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वह इलाका आता है, वहाँ के जो थाना इंचार्ज रहते हैं, जो मौका वारदात पर जहाँ पर खुदकुशी किया गया था, वहाँ पर सारी जो चीज़ें मिली थी उसका तफ्तीश करते हैं, तो उसमें एक सुसाइड नोट मिलता है। तब जा करके पता चलता है कि जो शख्स खुदकुशी किया इसका नाम मुक्ति रंजन है और इसका कनेक्शन जो है बेंगलोर में महालक्ष्मी मर्डर केस से है। फिर जो है घुसरी पुलिस स्टेशन जो है बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है और सारा जानकारी देती है। और जैसा कि आपको बताते चले कि जो बेंगलोर पुलिस की जो टीमें 3-4 टीमें जो भुवनेश्वर और वेस्ट बंगाल मुक्ति रंजन को पकड़ने के लिए निकली थी, वह बाकायदा 2-4 घंटे के दूरी पर ही थी। अगर मुक्ति रंजन जो 4 बजे उसने जो 4 साढ़े 4 बजे के बीच में जो फांसी लगाया, अगर वह लगभग 11-12 बजे तक रुक जाता किसी कारण से, तो पुलिस जो है बेंगलोर पुलिस उसको पकड़ लेती, क्योंकि बेंगलोर पुलिस को सारा उसका लोकेशन पता था, बस एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था। वह कब भुवनेश्वर से बेंगलोर के वेस्ट बंगाल गया और वेस्ट बंगाल से कब भुवनेश्वर आया है, सारा चीज़ पुलिस को जानकारी हो रही थी उसके मोबाइल सर्विलांस के थ्रू। लेकिन कुछ घंटों के कारण ही जो है मुक्ति रंजन तुरंत डिसीजन ले लेता सुसाइड का। किस कारण से उसने लिया है वह तो मुक्ति रंजन ही जानता है, लेकिन पुलिस की एक छोटी सी चूक, काश पुलिस थोड़ा सा जल्दीबाजी करती तो उस केस में मुक्ति रंजन को पकड़ लेती। लेकिन जो मुक्ति रंजन ने सुसाइड नोट लिखा, उसमें उसने सारा जिक्र किया है कि उसने क्यों और किस कारण से महालक्ष्मी का कत्ल किया। दरअसल मुक्ति रंजन जो है वह महालक्ष्मी के व्यवहार से, उसके आचरण से बहुत डिस्टर्ब हो गया था और महालक्ष्मी उसको गलत केस में फंसाने का धमकी देती थी। और उस दिन भी 2 सितंबर को भी वे लोग उसी कमरे में रहते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर के नोकझोंक हो जाती है और इसी में मुक्ति रंजन को गुस्सा आ जाता है और वह महालक्ष्मी का कत्ल कर देता है। और फिर बचने के लिए वह 100 के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख देता है और फिर बेंगलोर छोड़ करके भुवनेश्वर निकल। तो आज की कहानी यही थी, जिसका पूरी सच्चाई, पूरा मकसद, कत्ल के पीछे क्या मोटिव था, वह एग्जैक्ट अब शायद कभी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कत्ल को, वारदात को अंजाम देने वाला जो शख्स मुक्ति रंजन था वह खुद फांसी लगा करके इस दुनिया से चल जाता है। तो आज की कहानी यही थी कि काश पुलिस थोड़ा सा जल्दीबाजी करती तो उस मुक्ति रंजन को पकड़ लेती। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।